हेलो एवरीवन, मैं मुकेश सिंह राजपुरोहित आप सबका वेलकम करता हूं यूथ पाठशाला के अंदर। चलिए, आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हम डिस्कशन कर रहे हैं आपके टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में कि टीचिंग मेथड से रिलेटेड लास्ट ईयर्स में या प्रीवियस ईयर्स में किस किस तरीके के क्वेश्चंस बने हुए हैं, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हमारे पास चीज़ क्या रहेगी बेटा, रीट के या RTET के एग्ज़ाम 2 या 3 ही हुए हैं तो ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पा रही। हमें मिल पा रही है हेल्प, वो कहाँ से मिल पा रही है, अदर जो टेट के एग्जामिनेशंस हुए हैं, जैसे हम चाहे CTET की बात कर लें, हरियाणा टेट की बात कर लें, यूपी टेट की बात कर लें, चंडीगढ़ टेट की बात कर लें, बेसिकली किससे रिलेटेड क्वेश्चंस बचे हैं, CTET से रिलेटेड। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा इसका जवाब देने की कि इसका आंसर क्या बन सकता है। पैडागोजिकल नॉलेज इंक्लूड, कि पैडागोजिकल जो नॉलेज है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। फर्स्ट वन इज नॉलेज ऑफ कंटेंट, कंटेंट का नॉलेज होना ज़रूरी है। सेकंड, नॉलेज ऑफ मेथड, मेथड का नॉलेज हो। सी, बोथ A एंड B, A भी सही है और B भी सही है। एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव, कि पैडागोजिकल नॉलेज का मतलब क्या है, नॉलेज ऑफ कंटेंट, नॉलेज ऑफ मेथड, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर है, जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी बता दीजिए इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है। देखिएगा, पैडागोजिकल का मतलब है नॉलेज ऑफ कंटेंट भी ज़रूरी है और नॉलेज ऑफ मेथड भी ज़रूरी है, तो इसका सही आंसर क्या है, बोथ A एंड B। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन कि पैडागोजिकल नॉलेज क्या इंक्लूड करता है, कंटेंट का भी नॉलेज हो और मेथड का भी नॉलेज हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेसमेंट इज, असेसमेंट क्या है, जजमेंटल है, निर्णय लेते हो, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट की बात की जाती है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, एंड द D is both process and product oriented। कि पहला कह रहा है कि असेसमेंट जो है वो जजमेंटल होता है, दूसरा कहता है कि ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, तीसरा कह रहा है ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, प्रक्रिया समझाता है, एंड द लास्ट वन इज बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड। प्रोसेस पे भी बात हो रही है और प्रोडक्ट की भी बात हो रही है। बता दीजिए चारों में से कौन सा आंसर जो है वो आपका करेक्ट रहेगा कि असेसमेंट क्या है, क्या होता है असेसमेंट। देखिए किस तरीके की प्रोसेस चलती है भाई, पहले सबसे पहले टीचिंग या लर्निंग आएगी कि बच्चे को पढ़ाया या बच्चा चीज़ों को सीख रहा है, उसके बाद में चेक किया जाता है कि बच्चा कितना कुछ सीख चुका है। तब हम क्या करते हैं, एक तो काम करते हैं मेजरमेंट का, मापन का, दूसरा हम काम करते हैं असेसमेंट का, आकलन का। इस आकलन के द्वारा हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करते हैं। दैट इज मेजरमेंट इज मापन, असेसमेंट इज आकलन एंड द इवैल्यूएशन इज मूल्यांकन। कि सबसे पहले मापन आता है, उसके बाद में आकलन आता है और उन आकलन के द्वारा हम मूल्यांकन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है असेसमेंट, वो क्या है बेटा, प्रोसेस ओरिएंटेड है। क्या है असेसमेंट, असेसमेंट इज प्रोसेस ओरिएंटेड। क्लियर है दूसरा क्वेश्चन भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि इनमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा नहीं है। फर्स्ट वन इज टर्म एंड असेसमेंट, अंत में आकलन करना। सेकंड वन इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स को एनेक्डोट में रखना, पोर्टफोलियो, ओवरऑल, ओरल टेस्टिंग, मौखिक जो मूल्यांकन है वो। इनमें से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इनमें से कौन सा नहीं है, बता दीजिए जल्दी से कि इनमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा नहीं है। देखो असेसमेंट का मैंने मतलब आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर ही कि असेसमेंट मतलब आकलन,
आकलन दो तरीके से किया जाता है बेटा, दो तरीके का हो सकता है। एक तो आकलन होता है आपका फॉर्मेटिव आकलन और दूसरा आपका आकलन होता है समेटिव आकलन। ठीक है, पहला क्या हो गया फॉर्मेटिव, दूसरा क्या हो गया समेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब के लिए, फॉर मतलब के लिए, सम मतलब जोड़, योगात्मक दैट इज रूपात्मक, फॉर्मेटिव इज रूपात्मक एंड द समेटिव इज योगात्मक। योग यानी टोटल, टोटल कब आता है बेटा एंड में, कि समेटिव असेसमेंट तो क्या होगा अंत में जो आकलन किया जाता है दैट इज समेटिव असेसमेंट, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो आकलन किया जाता है उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो टर्म एंड असेसमेंट कौन सा होता है, टर्म एंड असेसमेंट होता है समेटिव असेसमेंट, न कि फॉर्मेटिव। क्या पूछा कि इनमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट की क्वालिटी कौन सी नहीं है, टर्म एंड उसकी क्वालिटी नहीं है। ये क्या होता है बेटा ड्यूरिंग होता है, के दौरान, पढ़ाने के दौरान किया जाता है, और ये पढ़ाने के बाद में किया जाता है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो सकता है, पोर्टफोलियोज हो सकते हैं, ओरल टेस्टिंग हो सकती है, लेकिन कभी भी समेटिव जो टर्म एंड नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर आस्क द स्टूडेंट्स, कि टीचर जो है स्टूडेंट को पूछता है, क्या पूछता है, टू असेस देयर क्लासमेट्स, कि वह अपने क्लासमेट को असेस करे ड्यूरिंग अ डिबेट कंपटीशन, एक डिबेट कंपटीशन के दौरान, इन द क्लास, क्लास में। दिस मेथड ऑफ असेसमेंट इज, ये जो असेसमेंट का मेथड है जिसके अंदर बच्चे जो है आपस में असेसमेंट कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं इंडिविजुअल असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट या फिर ग्रुप असेसमेंट, कि इसे हम क्या कहेंगे, इन चारों में से क्या है, इंडिविजुअल है, पीयर असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट है या फिर ग्रुप असेसमेंट है। इन चारों में से क्या रहेगा, जल्दी से बता दीजिए कि ये इंडिविजुअल है, पीयर असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट है या फिर ग्रुप असेसमेंट है। कैसा असेसमेंट है, जब एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे का असेसमेंट कर रहा हो। देखिए एक बच्चा जो है बेटा दूसरे बच्चे का अगर असेसमेंट करता है तो वो इंडिविजुअल में नहीं आएगा। इंडिविजुअल मतलब पर्टिकुलरली एक टीचर जो है किसी बच्चे का असेसमेंट करता है उसे हम इंडिविजुअल कह सकते हैं। सेल्फ में बच्चा खुद का ही, ग्रुप में मतलब पूरे ग्रुप का। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे का असेसमेंट कर रहा है, दैट इज पीयर असेसमेंट, कि जब एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे का असेसमेंट कर रहा है दैट इज पीयर असेसमेंट, जो खुद का कर रहा है। सेल्फ असेसमेंट पूरे ग्रुप का किया जा रहा है, ग्रुप असेसमेंट इंडिविजुअली एक एक पर्टिकुलर बच्चे का असेसमेंट टीचर कर रहा है, दैट इज इंडिविजुअल असेसमेंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ टीचर आस्क्स द लर्नर्स टू थिंक ऑफ आइडियाज क्विकली, कि टीचर जो है बच्चों को कहता है आइडियाज को जल्दी सोचे अबाउट द टॉपिक। एक टॉपिक दे दिया कि इसके बारे में आइडियाज बताने हैं, एंड द टॉपिक इज सेव वाटर, पानी बचाओ, इस पे आपको जल्दी जल्दी सोचना है। एंड ऑल्सो आस्क देम, और ये भी कहता है टू नोट डाउन देयर आइडियाज, कि वह अपने आइडियाज को नोट डाउन करे बिफोर राइटिंग द आर्टिकल, कि आपको एक आर्टिकल लिखना है सेव वाटर, पहले उससे पहले पॉइंट्स बनाइए कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, शी इज फोकसिंग ऑन, वो किस चीज पे फोकस कर रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग पे, असेसमेंट पे, चेकलिस्ट पे या ड्रिलिंग पे, वो किस चीज पर फोकस कर रही है जब उसने ये एक्टिविटी जो है बच्चों को दी है, जल्दी से बता दीजिए किस पे फोकस कर रही है। असेसमेंट तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, चेकलिस्ट का कोई रोल नहीं है, ड्रिलिंग है नहीं, इट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग, बच्चे का मेंटली प्रिपरेशन करना, दिमाग संतुलन में लाना, ब्रेन स्टॉर्मिंग, बच्चे को दिमाग पे जोड़ देना। ठीक है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ असेसमेंट, चेकलिस्ट एंड ड्रिल। क्या है ये है आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंग्लिश इज अ
लैंग्वेज इन इंडिया, सेकेंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज और ग्लोबल लैंग्वेज। कि इंग्लिश जो है इंडिया के अंदर क्या है, सेकेंड लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है और ग्लोबल लैंग्वेज है। समझिएगा बात को। देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनता है यहाँ पे। इस कॉन्टेक्स्ट में तो क्या कहेंगे, इंडिया में फॉरेन नहीं है, इंडिया में तो सेकंड लैंग्वेज है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा आता है इसकी पोजीशन क्या है। अगर आपसे पूछे कि भारत के अंदर इसकी पोजीशन क्या है, लिंक लैंग्वेज की। इंडिया के अंदर ये स्टेटस क्या है इसका, एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टेटस पूछे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, पोजीशन पूछे लिंक लैंग्वेज। अगर कहे कि संविधान क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ऑफिशियल लैंग्वेज। समझ रहे हो बात को। नेहरू जी क्या कहते हैं, विंडो लैंग्वेज। नेहरू जी ने क्या कहा कि ये क्या है, विंडो लैंग्वेज है। अच्छा, एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 क्या कहता है, इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो बेटा ये सेकंड लैंग्वेज भी है, ग्लोबल भी है, लिंक भी है, एसोसिएटेड ऑफिशियल भी है, सिर्फ ऑफिशियल भी है, विंडो लैंग्वेज भी है। और कोठारी कमीशन ने क्या कहा था, इट इज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज। कि पढ़ने के लिए लिटरेचर पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, तो उनकी भी ये लैंग्वेज का काम करेगा। तो जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरीके का अपने को रिस्पॉन्स करना है। सेकंड लैंग्वेज है, लिंक है, एसोसिएटेड है, ऑफिशियल है, विंडो है, लाइब्रेरी है और ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। लैंग्वेज लर्निंग कहां से स्टार्ट होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लैंग्वेज लर्निंग जो है इन चारों में से कहां से स्टार्ट होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ध्यान रखें यही सही सीक्वेंस है। सबसे पहले कि भाई जब भी लैंग्वेज लर्न की जाती है सबसे पहले क्या आता है, लिसनिंग आती है, लिसनिंग के बाद स्पीकिंग आती है, स्पीकिंग के बाद रीडिंग आएगी और रीडिंग के बाद बेटा राइटिंग आएगी। ये क्या है इनकी सही सीक्वेंस है। पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। ये इनकी क्या है, आपकी सही सीक्वेंस है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, आपसे कह दे कि बेटा एक्टिव स्किल्स कौन सी है। क्या पूछ लिया कि इन चारों में से एक्टिव स्किल्स कौन सी है। देखिएगा एक्टिव स्किल स्पीकिंग, बोलना और राइटिंग, ये क्या है, एक्टिव स्किल्स है। आपसे पूछा जाए कि पैसिव स्किल्स कौन सी है, क्या पूछा बेटा, पैसिव स्किल्स कौन सी है, लिसनिंग और रीडिंग। ये क्या है, पैसिव स्किल्स है। एक्टिव मतलब जहां आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है बोलते समय और लिखते समय। सुनते समय और पढ़ते समय हमारा ध्यान इधर इधर हो सकता है, दैट इज पैसिव। एक्टिव स्पीकिंग और राइटिंग, पैसिव लिसनिंग और रीडिंग। तीसरा क्वेश्चन बनता है बेटा रिसेप्टिव लैंग्वेज कौन सी है। रिसेप्टिव मतलब रिसीव करना। रिसीव क्या करते हो, लिसनिंग को यानी पैसिव को और रीडिंग को रिसीव किया जाता है। तो पैसिव स्किल्स आर रिसेप्टिव स्किल्स। दूसरा अगला क्वेश्चन मैं कहूँ आपसे पूछ ले बेटा प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी है। उत्पाद करना, स्पीकिंग और राइटिंग, यही आपकी एक्टिव स्किल है, यही आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स है। रिसेप्टिव और पैसिव एक है और सही सीक्वेंस LSRW। मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा, LSWR, ये
मॉन्टेस्क्यू की बात हो गई, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा कि पहले राइटिंग आएगी फिर रीडिंग आएगी। बेसिक क्या है, कई लोगों ने कहा था, लेकिन बेसिक आपको क्या ध्यान रखना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये क्या है इसकी सही सीक्वेंस है। क्लियर है। चलिए अगली क्लास की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स के कुछ पेरेंट्स हैं विद लर्निंग डिफिकल्टीज, जो लर्निंग डिफिकल्टीज, ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बेटा कम समझ में आ रहा है ना, पीछे रह रहे हैं, मे हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। वो क्या करते हैं, अपने बच्चों से अनएक्सपेक्टेड या अनरियलिस्टिक, यानी जितनी उनकी एबिलिटीज नहीं है, जितनी उनकी कैपेसिटीज नहीं है, उनसे ज़्यादा उम्मीद करना। द टीचर कैन सपोर्ट सच स्टूडेंट्स बाय, ऐसे स्टूडेंट को टीचर कैसे हेल्प करेगा, परस्यूडिंग देम टू लियाइज विथ अदर सच स्टूडेंट, कि दूसरे बच्चों के साथ रखे, एक्सप्लेनिंग टू द पेरेंट्स अबाउट द चाइल्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज, परिवार को बताएं कि बच्चे की क्वालिटीज क्या है, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स एट होम, और पेरेंट्स को गाइडलाइंस दें कि वो किस तरीके से बच्चे के साथ घर पर बिहेव करें। एंड द लास्ट वन इज मेकिंग अ क्लियर टू रेफरेंस टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है उनके बारे में बात करें। तो देखो क्या हो रहा है कि परिवार जो है, बच्चे सर ज़्यादा उम्मीद रख रहा है, तो हम क्या करेंगे, परिवार को समझाएंगे। क्या समझाएंगे कि बच्चे की एबिलिटीज़ क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा, अपनी क्वालिटी से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। एक्सप्लेनिंग टू द पेरेंट्स अबाउट द चाइल्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज़, जैसे कि यहाँ पे लिखा था अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, अवास्तविक उम्मीद करना बच्चे से जो सत्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप पेरेंट्स को बताएं, क्या बताएं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसकी एबिलिटीज़ क्या है, ताकि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की जा सके। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एजुकेटर्स यूज यूट्यूब to teach visual learners with videos, podcast for auditory learners and interactive games for tactile learners in a language class. Here, multimedia caters to individual linguistic differences, learning style, authentic second language learning disabilities. बता दीजिए इनमें से क्या सही रहेगा, जल्दी से बता दीजिए कि इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है, कि हर सिचुएशन के लिए अलग अलग चीज़ें, वीडियोस का यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब्स के थ्रू, ऑडियो के लिए पॉडकास्ट यूज़ किए जा रहे हैं, टेक्टाइल्स यूज़ किए जा रहे हैं इंटरेक्टिव्स के लिए। तो ये सब क्या है बेटा, ये सारा का सारा किसका पैटर्न है, लर्निंग स्टाइल का। कैसा पैटर्न है ये, लर्निंग स्टाइल, कि हर तरह की लर्निंग को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट वन देखिए, होम लैंग्वेज इज इन अ नेचुरल वे प्रमोटेड, एक्वायर्ड, लर्न्ड, टॉट, कि होम लर्निंग जो है वो प्रमोट होती है नेचुरल वे से, एक्वायर होती है नेचुरल वे से, पढ़ाई जाती है या सीखी जाती है नेचुरल वे से। जल्दी से बता दीजिएगा कि क्या कह रहा है, होम लैंग्वेज इज प्रमोटेड इन अ नेचुरल वे, एक्वायर्ड इन अ नेचुरल वे, लर्न्ड इन अ नेचुरल वे और टॉट इन अ नेचुरल वे। देखिए बेटा, दो वर्ड आते हैं, एक वर्ड आता है एक्विजिशन, दूसरा वर्ड आता है लर्निंग। पहला वर्ड क्या है, पहले वर्ड की हम बात कर रहे हैं, दैट इज एक्विजिशन।
दूसरा वर्ड है बेटा लर्निंग। एक तो क्या है एक्विजिशन का मतलब एक्वायर करना, जो चीज़ें नेचुरली आती है, इन्वायरमेंटल आती है, अपने आप ही आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं बेटा एक्विजिशन कहते हैं। ठीक है। और लर्न करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए, नेचुरली नहीं आएगा, इन्वायरमेंटल नहीं आएगा। यहां क्या कह रहा है बेटा होम लैंग्वेज। होम लैंग्वेज कहूं या कह दो बेटा रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा, या कह दो बेटा वर्नाकुलर क्षेत्रीय भाषा, या कह दो बेटा फर्स्ट लैंग्वेज प्रथम भाषा। तो फर्स्ट लैंग्वेज कहें, रीजनल लैंग्वेज कहें, वर्नाकुलर्स कहें, होम लैंग्वेज कहें, ये बच्चा ऑटोमेटिकली सीखता है, ये एक्वायर होती है, एक्विजिशन होता है इसका, लर्निंग या टीचिंग नहीं होती है। जैसे मान लीजिएगा कि मैं हूं, जैसे हम लोगों की बेसिकली फर्स्ट लैंग्वेज हम हिंदी मानते हैं कि हिंदी में इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं मिली क्योंकि हमें इन्वायरमेंटल था। अगर उससे भी पीछे चलूं, जो हमारे डायलेक्ट हैं, डायलेक्ट मतलब बोली और लैंग्वेज मतलब भाषा, की बोली और भाषा इनमें क्या फ़र्क होता है। बोली जो बेटा एक्वायर होती है, भाषा सीखी जाती है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं मारवाड़ से बिलोंग करता हूं, तो मारवाड़ी क्या हो गई, मेरा डायलेक्ट हो गई, वो मेरी क्या है बोली है, मेरी भाषा नहीं है, वो क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल है, वो वर्नाकुलर है, वो होम लैंग्वेज है। मुझे उसे सीखने में किसी भी टीचर या किसी भी गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो मेरे पास कैसे आई बेटा, नेचुरली आई, इन्वायरमेंटली आई, सेल्फ आई। तो होम लैंग्वेज क्या होती है बेटा, एक्वायर्ड की जाती है इन अ नेचुरल वे। होम लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन अ नेचुरल वे। समझ लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को, क्या कह रहा है कि होम लैंग्वेज जो है वो नेचुरली एक्वायर की जाती है, लर्न या टीच या प्रमोट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा इनमें से सत्य नहीं है, वाइल टीचिंग द लर्नर्स, जब लर्नर्स को पढ़ाया जाता है इन देयर मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में बच्चे को या लर्नर को हम मातृभाषा में मदर टंग में पढ़ा रहे हैं, तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, असत्य ढूंढना है। पहला कह रहा है इट हेल्प्स चिल्ड्रन, बच्चों को हेल्प करता है इन लर्निंग इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट, कि बच्चा जो है नेचुरल इन्वायरमेंट में चीज़ों को सीख सके, इसमें हेल्प करता है। बिल्कुल मदर टंग हेल्प करेगी बेटा। इट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड, बच्चे के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे चीज़ें जो है समझ में आ रही है। इट मेक्स लर्निंग ईजी, ये लर्निंग को ईजी बनाता है। तीसरा लास्ट कह रहा है इट इज हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि ये बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। बेटा मदर टंग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करेगी? हाँ, वो लर्निंग को इजी बना सकती है, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है, बच्चे को एक नेचुरल इन्वायरमेंट दे सकती है। तो कौन सा सत्य नहीं है? मदर टंग से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, लर्निंग इजी हो सकती है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट में सीख सकता है, लेकिन यहाँ पर मदर टंग और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का कोई भी रिलेशन या करेलेशन नहीं है। क्लियर है? चलिए अगला कह रहा है विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन, कि इनमें से इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट करने वाले सबसे पहले कौन से थे जो परिवर्तनकारी थे? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद। ये इन जो कहते हैं ना कि परिवर्तनकारी थे,
जिन्होंने सोसाइटी में बदलाव की कोशिश की, तो सबसे पहले इंग्लिश को सपोर्ट करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे बेटा? राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला देखिए, वोकेबलरी इन द टारगेट लैंग्वेज शुड बी केप्ट अंडर कंट्रोल, कि वोकेबलरी जो है टारगेट लैंग्वेज के अंदर वो कंट्रोल में रहे, ग्रेडेड की जाए। दिस कैन बी डन, ये कैसे किया जा सकता है कि लिमिटेड वोकेबलरी रखें, ग्रेडेशन में रखें, ताकि बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आए। ये चीज़ किस तरीके से की जा सकती है वो समझिएगा। पहला कह रहा है टीचर्स प्रोवाइडिंग अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर कॉमनली यूज्ड, कि नॉर्मली जिन शब्दों का यूज किया जाता है वो शॉर्ट लिस्ट आप बच्चों को दे दें, उससे हेल्प मिल सकती है। स्टूडेंट्स लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियल सिचुएशन, बच्चे के सामने वास्तविक परिस्थितियां लाई जाए ताकि सीख सके। स्टूडेंट्स राइट स्पीक यूजिंग अ ग्रेडेड लिस्ट ऑफ न्यू वर्ड, नए शब्दों को बोले, यूज करें। स्टूडेंट रीड अ प्रिस्क्राइब्ड बुक एंड टेक ए वोकेबलरी क्विज, प्रिस्क्राइब्ड बुक को पढ़े और एक वोकेबलरी क्विज लें। क्या इन चारों में से सही रहेगा? जल्दी से बता दीजिएगा, इन चारों में से सही कौन सा रहेगा? देखिए, क्लियर है कि क्या करना है। रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड जो चीजें हैं बेटा, वो क्या होता है, इजीली सीखी जा सकती है, कि आप चीज़ों को रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के साथ ऐड करने की कोशिश करें तो चीज़ें आपको इजीली जो है लर्न हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू अचीव कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस अचीव करने के लिए लर्निंग नीड टू बी कॉम्पिटेंट इन 4 एस्पेक्ट्स। लर्निंग भी 4 एस्पेक्ट में क्लियर हो। कौन सी? लिंग्विस्टिक्स के अंदर भाषा से रिलेटेड, सोशियो लिंग्विस्टिक समाज से रिलेटेड, डिस्कोर्स से रिलेटेड, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस से रिलेटेड। हियर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, यहां लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है? यूज ऑफ सिंटैक्स, लेक्सिक्स एंड स्ट्रक्चर्स, expression of meaning of what they communicate, use of formats and stylistic devices, last one is content organization and use of vocabulary। इन चारों में से कौन सा मतलब है linguistic competence का, कि linguistic competence का मतलब इन चारों में से कौन सा है? जल्दी से देखिएगा कि इन चारों में से लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कौन सा है। लिंग्विस्टिक रहेगा बेटा यूज ऑफ सिंटैक्स, लेक्सिस एंड स्ट्रक्चर। सिंटैक्स का यूज करना, लेक्सिकल टर्म्स का यूज करना और स्ट्रक्चर्स का यूज करना, ये लिंग्विस्टिक बेस्ड चीजें हैं। विच इज़ नॉट ए क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग की क्वालिटी कौन सी नहीं है? लेगिबिलिटी हो, डिस्टिंक्टनेस हो, स्पेसिंग हो, एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर्स। अच्छी हैंड राइटिंग के लिए इनमें से कौन कौन सी क्वालिटी जो है ज़रूरी है और कौन सी नहीं है? क्या कह रहा है? नॉट कह रहा है ना, ये ज़रूरी है। एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर्स, ठीक है, ये बिल्कुल ज़रूरी काम है। बाकी 3 ज़रूरी है, ये नहीं, ठीक है, कोई सी क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है। लास्ट वन, अगला क्वेश्चन। वाइल प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द पेरेंट्स, जब आप पेरेंट्स को फीडबैक दे रहे हैं उस समय टीचर की ड्यूटी क्या है? टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? क्या कह रहा है? क्या नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है गिव क्वालिटेटिव फीडबैक अबाउट द चाइल्ड। बच्चे का क्वालिटेटिव फीडबैक नहीं देना पड़ेगा ना, ये तो ज़रूरी है, क्वालिटेटिव फीडबैक दे। दूसरा, शेयर द इंसिडेंट्स रिकॉर्डेड इन द एनेक्डोट्स
एनेक्डोट के अंदर जो रिकॉर्ड रखे गए हैं उनको शेयर करना भी ज़रूरी है। कंपेयर देयर चाइल्ड विथ अदर चिल्ड्रन, अपने बच्चे का कंपैरिजन वो दूसरे बच्चों के साथ करवाएं, ये बेटा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, ये करवाना ही नहीं चाहिए। लास्ट क्या कह रहा है, कंपेयर द करंट परफॉर्मेंस, कि बच्चे की करंट परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करें किसके साथ, प्रीवियस परफॉर्मेंस, ये भी सही है। यानी कौन सा काम नहीं करना है, बच्चों को आपस में कंपेयर न करें, किसी भी बच्चे का कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे के साथ करने की आवश्यकता नहीं है। कंपेयर द चाइल्ड विथ अदर चिल्ड्रन शुड नॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, द सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेरियड लैंग्वेजेस, कि सेकेंड लैंग्वेज का जो क्लासरूम है उसमें अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं। टीचर शुड गिव देयर स्टूडेंट्स, टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या दे, एडिक्वेट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स, खुद पर्याप्त एक्सप्लेन किए हुए नोट्स, समरीज एंड सिंप्लीफाइड वर्जन्स ऑफ टेक्स्ट के समरी और सिंप्लीफाइड वर्जन, वर्कशीट्स विद अ वैरायटी ऑफ टास्क वाइल कवरिंग द सिलेबस को कवर करते हुए वर्कशीट, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट्स ऑफ डेवलप रिक्वेस्ट स्किल, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दे ताकि जिन स्किल्स की आवश्यकता है उन्हें डेवलप किया जा सके। बच्चे को क्या करना है, टीचर को बता दीजिए जल्दी से, देखिएगा समझिएगा बात को, कि क्या करें टीचर, बच्चे को कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दे ताकि वो उन चीज़ों को, जिन स्किल्स की आवश्यकता है उन्हें वो डेवलप कर पाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट इन एंजाइटी सिचुएशन is the basis of language acquisition. An example would be teacher directed learning in the classroom, collaboration of students in learning situation, homework designed to use parent support, student receive feedback for error correction regularly. कौन सा इनमें से सही जवाब रहेगा? क्या कह रहा है, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट चाहिए इन लो एंजाइटी सिचुएशन। ऐसे केस में क्या किया जाता बेटा, कोलैबोरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग सिचुएशन, कोलैबोरेशन करें स्टूडेंट का लर्निंग सिचुएशन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है नीड्स टू बी टेकन केयर, ध्यान में रखनी है, फॉर हेल्पिंग, हेल्प करने के लिए किसको, नॉन नेटिव स्पीकर्स को, ठीक है, टू प्रोड्यूस द साउंड्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, ताकि टारगेट लैंग्वेज की जो साउंड है उसे प्रोड्यूस कर पाए। पहला, इमिटेटिंग द वे अ नेटिव स्पीकर प्रोड्यूस साउंड, कि नेटिव स्पीकर किस तरीके से साउंड को प्रोड्यूस करता है उसकी कॉपी करें। डिस्टिंगाइज्ड द वोवल फ्रॉम कॉन्सोनेंट साउंड, वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर अंतर बताएं। इंश्योरिंग दैट द वर्ड्स स्पोकन आर इंटेलिजिबल टू अदर्स, जो आप शब्द बोल रहे हैं वो दूसरों को समझ में। मेंटेनिंग द रीजनल इंटरफेरेंस, जो रीजनल क्षेत्रीय जो इंटरफेरेंस है उसे मेंटेन रखें। इनमें से क्या काम करना है? क्या ध्यान में रखना है? किस चीज को ध्यान में रखना है? मेंटेनिंग द रीजनल इंटरफेरेंस, क्षेत्रीय भाषा जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करे, इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द यूज ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू, डिक्शनरी का यूज किसमें हेल्प नहीं करता? फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड, कि शब्द को कैसे बोला जाता है। बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन में प्रोफिशिएंट बनने के लिए। फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड, मीनिंग देखो वर्ड का मीनिंग तो आप देखते हो ना डिक्शनरी में। चेक द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ ए वर्ड, वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होता है और आगे फोनेटिक भी दिया होता है ताकि शब्द को कैसे बोला जाए, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन का डिक्शनरी से कोई लेना देना नहीं है, इसका आपको ध्यान में रखना है।
कंस्ट्रक्टिविज्म इन लैंग्वेज लर्निंग फोकसेस ऑन। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो क्या फोकस करता है? द डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम के अंदर टीचर का रोल डोमिनेंट है। इंगेजिंग लर्नर्स इन एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, बच्चों को इंगेज करता है नए नॉलेज को सीखने में। द रोल ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन का रोल बताता है। और मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स, की ग्रामर के रूल को रटना स्टार्ट करें। क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, बता दीजिए क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म? वो कहते हैं इंगेजिंग लर्नर्स इन एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, कि लर्नर्स को इंगेज करें नए नॉलेज को सीखने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज। प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, जीवन के अलग अलग सिचुएशन में यूज करें। स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर इंग्लिश बोले। स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की जो ग्रामर है उसे पढ़े। चारों में से क्या मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा जब प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश जो है पढ़ाई जाती है? देखो इंडिया में कंडीशन तो यही है। अगर बोले इंडिया में क्यों पढ़ा रहे हैं, पढ़ा इसलिए रहे, और पढ़ाने का पर्पस ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्रिटिश एक्सेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। प्राइमरी लेवल पे क्या कहें? डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, जीवन में किस तरीके से आपको चीज़ों का यूज़ करना है, यूटिलाइजेशन करना है, उस चीज़ पर आपको फोकस करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वाइल एक्सेसिंग अ ग्रुप वर्क, जब एक ग्रुप वर्क का असेसमेंट किया जा रहा है, अ टीचर शुड नॉट फोकस ऑन, टीचर को किस पे फोकस नहीं करना है? शोइंग कंसर्न फॉर अदर्स, कि दूसरों पर कंसर्न दें। कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान न दें। असेसिंग ईच चाइल्ड्स वर्क, हर एक बच्चे के काम पे ध्यान नहीं दें। टेकिंग इनिशिएटिव्स इन वर्क, इनिशिएटिव करने वालों पर ध्यान नहीं दें। इनमें से कौन सा काम नहीं करना है? जल्दी से बता दीजिए भाई। जब असेसमेंट एक ग्रुप का चल रहा है ना, तो देखो कि ग्रुप कैसा परफॉर्म कर रहा है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता है। ठीक है, इंडिविजुअल नहीं होगा, ग्रुप की भावना होनी चाहिए। पूरे ग्रुप ने, कोऑपरेटिव क्या है, जो कौन सा बच्चा दूसरों के लिए कंसर्न शो कर रहा है और काम में इनिशिएट कर रहे हैं नहीं कर रहे, यानी एक्सेसिंग ईच चाइल्ड्स वर्क नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन। अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, विल हेल्प द लैंग्वेज टीचर, लैंग्वेज टीचर को हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई, ये पता लगाने में क्या, इंटेलिजेंट लर्नर्स इन हर क्लास, कि उसकी क्लास में इंटेलिजेंट लर्नर कौन से हैं, स्लो लर्नर कौन से हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज क्या आ रही है, द टॉपिक विच द लर्नर हैज़ नॉट लर्नड बाय हार्ट, और कौन सा टॉपिक जो है बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ पाया है। भाई ये तो छोड़ दो ना, इंटेलिजेंट लर्नर कौन है, स्लो लर्नर कौन है, क्या लर्निंग डिफिकल्टीज क्या आ रही है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट का पर्पस होता है। क्या पर्पस है डायग्नोस्टिक टेस्ट का? कि लैंग्वेज डिफिकल्टीज कौन सी आ रही है, सॉरी लर्निंग डिफिकल्टीज कौन सी आ रही है, उस पर फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज, कि जब बच्चा जो है एक लैंग्वेज सीखता है नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस, बिना ज़्यादा प्रैक्टिस के, इट इज कॉल्ड, ये क्या कहा जाता है? लैंग्वेज जनरलाइजेशन, लैंग्वेज अडेप्शन, लैंग्वेज लर्निंग, या फिर बेटा लैंग्वेज एक्विजिशन, कि बच्चा जो है नेचुरली सीख रहा है, ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ऐसी सिचुएशन को क्या कहोगे?
जल्दी से बता दीजिएगा, ऐसी सिचुएशन को क्या कहोगे कि बच्चा जो है चीज़ें ऑटोमेटिकली नेचुरली सीख रहा है बिना कोई ज़्यादा प्रैक्टिस के, उसे अभी बताया था क्या कहा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन। क्या कहा जाता है बेटा उसे, लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है। नेचुरली जब भी बात आए लैंग्वेज एक्विजिशन। वाइल रीडिंग अ लर्नर नीड्स टू, पढ़ते समय, रीडिंग करते समय लर्नर को क्या ध्यान में रखना है, गैस द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, की कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है ताकि टेक्स्ट को समझा जा सके। ट्रांसलेट द रिटन सिंबल्स इनटू करस्पेंडिंग साउंड्स टू ग्रैस्प देयर मीनिंग। perceive and decode letters in order to read words, understand every word, हर एक शब्द को समझें, to grasp the meaning of the text, ताकि टेक्स्ट का मीनिंग समझा जा सके। पढ़ते समय, रीडिंग करते समय लर्नर को क्या ध्यान में रखना है, जल्दी से बता दीजिए। क्या ध्यान में रखना है, रिसीव करें, समझें, डिकोड करें लेटर्स को, रिसीव करके डिकोड करें, इन ऑर्डर टू रीड वर्ड्स, ताकि शब्दों को ठीक से पढ़ा जा सके। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है, इन अ फ्री राइटिंग a learner is engaged in writing sentences without applying her his or mind, कि फ्री राइटिंग करनी है, दिमाग नहीं लगाना है, मन में आए जैसे लिखो। एक्सप्रेसिंग आइडियाज विदाउट गिविंग मच अटेंशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग और ग्रामर को छोड़ दो, आए जैसे लिखो। लिस्टिंग आउट द थिंग ही और शी हैज जस्ट मेमोराइज्ड, अभी अभी जो याद किया वो लिख दो। राइटिंग विथ स्पेसिफिक रिलेशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर, कि फ्री राइटिंग क्या होती है बेटा, फ्री राइटिंग कहते हैं कि अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करें। स्पेलिंग और ग्रामर धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन पहले इंप्रूवमेंट किसका चाहिए, थॉट प्रोसेस का, थिंकिंग स्किल बढ़नी ज़रूरी है। तो एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ विदाउट गिविंग मच अटेंशन, देखो क्या लिखा है, मच अटेंशन, ऐसा नहीं कि ध्यान ही नहीं देना है, ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता, और ये तो है ही नहीं कि दिमाग के बिना ही काम करो, जो अभी याद किया वो स्पेलिंग और ग्रामर नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी संज्ञानात्मक जो योग्यता है उसका सबसे एंड में क्या है, नोइंग, जानना, ये तो स्टार्टिंग है, चीज़ों को जाने, फिर चीज़ों को समझें, फिर उनको एनालिसिस करें, फिर उनका इवैल्यूएशन करें। भाई क्या होता है, पहले चीज़ को समझिएगा, जानिएगा, फिर उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर उसका एनालिसिस कीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत है, फिर उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो लास्ट हाईएस्ट लेवल क्या है, अंत क्या है, क्या बात कर रहा है कि अंत क्या है, अंत क्या है बेटा, अंत है इवैल्यूएशन। क्या है अंत, इवैल्यूएशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए आज के लिए सफिशिएंट है। चलिए ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने किए थे टीचिंग मेथड से रिलेटेड, अगली क्लास के अंदर नए क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में यही मिलते हैं यूथ पाठशाला में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।